आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, इन सारे साइंस के क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है बेसिकली यूपीएससी ने कहां से पूछे हैं। ठीक है, तो दोस्तों साइंस की अगर बात करें तो टोटल 20 से 25 क्वेश्चन हमारे साइंस में पूछे हैं, 24 से 25 क्वेश्चन साइंस के अंदर पूछे गए। कई कई जगह पे 27 से 28 भी लोगों ने लिख रखा है, बट 27-28 आपका जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ज्योग्राफी को मिलाकर बन रहे हैं। अगर प्योर साइंस को देखें हम तो हमारे 24 से 25 क्वेश्चन ही हमारे प्योर साइंस से पूछे गए थे। ठीक है, तो खैर इसमें अगर देखें 24 से 25 क्वेश्चन में तो हमारे 15 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली हमारे क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहां से पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट, टाइम को बिना वेस्ट करें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि इन विच ऑर्गेनिज्म डिड ग्रॉजर जी मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने किन ऑर्गेनिज्म पे इसमें से क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्राउंडनट, बी कह रहा है गार्डन पी, सी कह रहा है 4 o'clock प्लांट, डी कह रहा है हमारा फ्रूट फ्लाई। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो गार्डन पी होता है इसके ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी यहाँ पे देख सकते हो आप, उसका स्क्रीनशॉट क्लास 10th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 144 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है कि जब ये अपने मोनेस्ट्री वापस गए थे तो इन्होंने जो पीज उगानी स्टार्ट करी थी। ठीक है, मटर के दाने उगाने स्टार्ट करे थे इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा भी है कि मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। ठीक है, तो ये गार्डन पीस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई कि इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट, कि प्लांट टिश्यू के कौन से लेयर के अंदर गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, एपिडर्मिस होता है। बाकी इसका जो सोर्स है आपको क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वहां पे मिल जाएगा, पेज नंबर 71 में आओगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी बता रखा है कि हमारा सबसे पहले एपिडर्मिस सेल होता है, उसके ऊपर हमारा स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो करता है वो हमारा कौन करता है, गार्ड सेल करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो बेस है ये एपिडर्मिस सेल के ऊपर ही लाई करता है, यहाँ पे पूरा बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है एपिडर्मिस, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अगला दोबारा हमारा बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग, मतलब कि कौन सी हमारी ऑडिबल रेंज है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो होती है हमारी ह्यूमन रेंज वो हमारी होती है ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है साउंड वाला चैप्टर, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 173, या फिर थ्रू आउट द चैप्टर इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो कहीं पे भी इसका सोर्स मिल सकता है आपको। यहाँ पे देखो द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कि भैया अगर ग्लूकोज एक्सेस फॉर्म में रिलीज हो गया तो किस फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रुक्टोज, बी कह रहा है ग्लूकोजिन, सी कह रहा है ग्लूकोज और डी कह रहा है हमारा स्टार्च। कई सारे लोगों ने इसमें स्टार्च पे क्लिक कर दिया, बट स्टार्च इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ग्लूकोजिन के फॉर्म में जो होता है हमारा ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब बॉडी से निकल जाता है तो ग्लूकोजिन के फॉर्म में हमारा स्टोर होता है। ठीक है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसके अंदर पेज नंबर 95 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बता रखा है एग्जैक्टली ग्लूकोज के बारे में बात नहीं करी है, बट यहाँ पे बताया है यहाँ पे कि जो बॉडी अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बनाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है हमारी वो ग्लूकोजिन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी हमारे बेसिकली एनसीईआरटी सही था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इकोसिस्टम व्हाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड, कि एक इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं हमारे फूड चेन के ये इतने लिमिटेड क्यों होते हैं, 3 या 4 खाने होते हैं ऐसे, ये इसने पूछा है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है फूड चेन पे यूपीएससी जनरली क्वेश्चंस बनाता नहीं था, बट अभी हम कुछ एक साल से देख रहे हैं कि यूपीएससी फूड चेन पे भी क्वेश्चन बना रहा है। जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें लाखवी वाले चैप्टर के अंदर फूड चेन के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो वहां से क्वेश्चंस सीडीएस 1 के अंदर बने थे, ठीक है, और उसके बाद सीएससी के अंदर भी बने थे, और अभी ये सीएपीएफ के अंदर भी पूछ लिया यूपीएससी ने। ठीक है, तो जो कई सारे लोग जो 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें जो लास्ट का चैप्टर होता है नेचुरल रिसोर्स या फिर इस टाइप की चीजें वो स्किप कर देते हैं, बट यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी के बाहर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी इग्नोर करना एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन देखो हमारा क्या कह रहा है कि लो ट्रॉपिक लेवल हैज लेसर एनर्जी देन दी हाई ट्रॉपिक लेवल। बी कह रहा है हमारा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। सी कह रहा है हमारा हायर ट्रॉपिक लेवल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द लोअर वंस मोर एफिशिएंटली, और डी कह रहा है हमारा लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल मेक्स अ फूड चेन लेस वल्नरेबल टू पैरासाइट्स। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते रहते हैं तो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लॉस होती रहती है एनवायरमेंट में। ठीक है, अलग अलग फॉर्म के अंदर। ये हमारा क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 258, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है कि सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट
लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप। देख रहे हो 3 to 4 स्टेप यहाँ पे है, 4 खाने हैं यहाँ पे केवल। द लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो डायरेक्टली बता दिया है कीवर्ड यहाँ पे कि द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल इज यूजेबल एनर्जी एंड रिमेन्स एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है इसकी वजह से जो हमारे ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, की प्रोकैरियोट्स के अंदर इनमें से क्या फाउंड नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, बी कह रहा है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सी कह रहा है हमारा राइबोसोम्स और डी कह रहा है हमारा सेल वॉल। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह यूपीएससी ने न्यूक्लियर एनवेलप लिख दिया, बट मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवेलप हम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 62 पे आप चले जाना, वहां पे ये डायरेक्टली बता रखा है यहाँ पे देखो कि हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस इससे आप कंफ्यूज हो सकते थे ये जो वर्ड दे रखा है न्यूक्लियर एनवेलप। बट न्यूक्लियर एनवेलप को ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एलिमिनेट कर सकते थे आपके भाई ये सारी चीजें तो होती है प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किसी इनमें से किसका लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, बी कह रहा है इंडक्शन कुकर, सी कह रहा है हमारा गैल्वेनोमीटर और डी कह रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब दोस्तों माइक्रोस्कोप से क्या लेना देना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के, अगर ये आपको ना भी आता हो क्वेश्चन तो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आराम से ये सॉल्व कर सकते थे कि भैया माइक्रोस्कोप में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें बिल्कुल ईएमआई का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंडक्शन कुकर होता है इसके अंदर भी यूज होता है और जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर भी यूज होता है। एनसीईआरटी के अंदर ये डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास 10 की एनसीईआरटी है पेज नंबर 233 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट। मैटर के बारे में, अच्छा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उनकी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है क्या सही नहीं है। बी कह रहा है हमारा द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at atmospheric pressure is called melting point। सी कह रहा है हमारा particles of steam have more energy than water at 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि latent heat of vaporization का जो कंसेप्ट है, latent heat का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा हीट होती है और इसी की वजह से हमारा क्या होता है कि जब स्टीम से बर्निंग होती है, स्टीम से हाथ जलता है तो वो ज्यादा सीवियर होता है बजाय इसके कि गर्म पानी से जड़े, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। खैर अगला हमारा क्या कह रहा है डी कि डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बी क्यों है? क्योंकि इसमें इसने इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे जो इसने ये बोला कि मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स, यहाँ पे खेल खराब हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ना होकर मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 7, बिल्कुल स्टार्टिंग में पेज नंबर 7 में आप चले जाओ तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि द मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है इसमें यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आएगा ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। तो थोड़ा सा यूपीएससी ने यहाँ पे खेला है, ठीक है। खैर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन इन एन इथीन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बी कह रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सी कह रहा है हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर डी कह रहा है हमारा कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसे इथाइन बोलते हैं दोस्तों, है ना, इथाइन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, तो जब ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं हमारा तो ये YNE का जो सफिक्स है ये लग जाता है। यहाँ पे देखो क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 67 में आप चले जाओगे अगर, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये चीज बता रखी है। इस वाले पॉइंट को पढ़ो अगर आप, देखो क्या बता रखा है कि इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन, ठीक है, और YNE as given in the table 4.4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल बता रखा है a three carbon chain with a double bond would be called as propene and if it has a triple bond it would be called as propyne, ठीक है। तो देखो अगर डबल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में तो हमारा ये इन वाला सफिक्स है ये लगता है, ठीक है, ENE लग जाता है लास्ट में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा, जैसा कि यहाँ पर है इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, YNE का जो सफिक्स है ये लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोपाइन है ये लग गया,
ठीक है, जो ऐसे यहाँ पे इथाइन का जो सफिक्स है ये लग गया, ठीक है। तो इस इथाइन अगर लगाए तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि भैया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें काफी यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन कि द आइसोटोप ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्या है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस बनाते ही है, इस बार भी बनाया इसने, कि जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है इसका जो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी यहाँ पे देख सकते हो, पेज नंबर 53 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, ये भी आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगला कह रहा है हमारा कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। तो एटॉमिक नंबर के बारे में इसने पूछा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज सेम एज एटॉमिक नंबर, की जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होते हैं, ये गलत बात है। दूसरा कह रहा है हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम एज एटॉमिक नंबर। और सी कह रहा है हमारा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज एटॉमिक नंबर। और डी कह रहा है हमारा द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये वाला भी आपका डायरेक्टली क्लास 9 की जो एनसीईआरटी वहां से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उतना ही है उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 59 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि वी नो दैट प्रोटॉन्स are present in the nucleus of an atom. It is the number of protons of an atom which determines its atomic number. कि भैया जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। किसी एटम के अंदर मान लो 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। किसी के अंदर 9 प्रोटॉन्स है तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर जो होगा उसका 9 कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एटॉमिक नंबर से इतने डिटेल के अंदर पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अब यूपीएससी पूछ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है तो पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसे किसी मतलब इससे हमें यही लेसन मिलता है कि हमें एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी एक इजी क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें पूछा इसने कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में से कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने ये जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन पे क्लिक कर दिया, बट रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब हमारी हीट निकलती है बाहर सराउंडिंग में तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। उसके अपोजिट में जो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर हमारी बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9 की एनसीईआरटी है शायद ये। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बता रखा है कि भैया यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, देखो एक्सटर्नल बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंडक्शन, बी कह रहा है कन्वेक्शन, सी कह रहा है रेडिएशन, डी कह रहा है हमारा कोलिजन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये ज्योग्राफी में भी आप काउंट कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में ज्योग्राफी के अंदर भी बात कर रखी है। खैर इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में हमें कोई सा भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। कंडक्शन में होती है, कन्वेक्शन में होती है, बट हमारा रेडिएशन में नहीं होती है, ठीक है। कंडक्शन हमारा सॉलिड्स के अंदर होता है, कन्वेक्शन हमारा लिक्विड्स के अंदर होता है, और रेडिएशन जो होता है हमारा वो हमारा इसमें कोई भी क्या बोलते हैं मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो हमारी सूरज की किरणें आती हैं अर्थ पे वो हमारी एग्जांपल है रेडिएशन का, ठीक है। क्योंकि स्पेस में हमारा कोई भी मीडियम होता नहीं है, उसके बावजूद भी ये आती हैं। तो ये हमारा जो रेडिएशन होता है इसमें कोई भी हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि भाई ये साइंस एंड टेक से था या फिर आप करंट अफेयर से भेज सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आदित्य L1 से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या बोला है कि इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन लैग्रेंज पॉइंट L2 एंड L3 इज अबाउट 15 लाख, 30 लाख, 16 करोड़ या फिर 32 करोड़। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें 15 लाख मार्क रखा, बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। इसमें देखो बेसिकली पूछा क्या है क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि अर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या है इन लैग्रेंज पॉइंट की। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो L2 और L3 लैग्रेंज पॉइंट है इनकी डिस्टेंस कितनी है आपस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करें तो ये हमारा कुछ होता है, अगर हम मैं रफ बनाऊं तो यहाँ पे हमारा L2 होता है, यहाँ पे हमारा L1 होता है। तो ये जो डिस्टेंस है पूरी ये इसने मांगी है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये हमारी 30 करोड़ के अराउंड है। ये मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, तो 30 करोड़ के अराउंड हमारी ये डिस्टेंस है जो निकल के आती है। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ना कि हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगा था, बट इसमें तो है थोड़ा सा आपका कंसेप्ट लग रहा है थोड़ा सा। पहले जो न्यूमेरिकल्स आते थे फिजिक्स के वो काफी ज्यादा सिंपल आते थे, मतलब एक पेट न्यूमेरिकल होता था फिजिक्स में यूपीएससी का कि यहाँ पे एक सर्कुलर ग्राउंड में एथलीट्स को रन करवाते थे वो, और फिर पूछ लेते थे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है या फिर अपनी मीन पोजीशन से वो कहाँ है। बट अब इतने सिंपल सवाल यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, देखते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है कि इसने पूछा कि भैया अ कैनन शूट्स अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल इज 20 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, the ball loses 70% of its speed after hitting the ground. Which one among the following is the correct height that the ball will bounce up आफ्टर इट्स फर्स्ट बाउंस? तो इसमें बेसिकली ये पूछ लिया इसने कि भैया कैनन है, यहाँ पे कैनन ने बॉल क्या बोलते हैं एक शूट करी ऊपर, ठीक है, ऊपर शूट करने के बाद ये ऊपर गई और फिर हमारा एकदम से ये नीचे आई। अब जैसे ये नीचे आई और ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकराने के बाद इसकी 70% जो एनर्जी है इसने लूज कर दी, ठीक है, 70% एनर्जी इसने लूज कर दी। अब ग्राउंड से टकराने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगी, तो अब ये जो दोबारा ऊपर गई तो ये कितनी हाइट इसने अटेंड करी है, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 45 होगा, 45 मीटर की इसने हाइट अचीव करी है। अब देखो ये इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत समझा देता हूँ बोल के, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। आपको लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, बट इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है, देखो इसमें जो दो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इसका उपयोग करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल क्या है हमारा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी यहाँ पे जो पूरी वेलोसिटी थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, u कितनी होगा यहाँ पे जब कैनन ने शूट किया था, तो u तो हमारा क्या होगा 100 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम से उसने वेलोसिटी मिली है, तो u हमारा क्या होगा 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पे थी, ठीक है। फिर ये जब बिल्कुल ऊपर गया तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो जीरो हो गई होगी, राइट, जीरो हो गई होगी। उसके बाद फिर वो नीचे आया होगा और नीचे आके यहाँ पे दोबारा वो इस ग्राउंड से टकराया होगा और दोबारा उसकी जो स्पीड है वो हमारी कितनी हो गई होगी, दोबारा वो हमारी 100 मीटर पर सेकंड हमारी जो स्पीड हो गई होगी। बट 100 मीटर पर सेकंड तो हो गई होगी यहाँ पे स्पीड, बट इसने एक चीज यहाँ पे बता दी कि बॉल जैसे यहाँ पे टकराया इसने, यहाँ से जैसे यहाँ पे कांटेक्ट हुआ 70% ऑफ जो स्पीड थी उसकी वो लूज कर दी उसने, यानी कि 100 का 70% इसने लूज कर दिया, यानी कि अब जो उसकी स्पीड है यहाँ पे जो स्पीड है जिस स्पीड से वो लॉन्च होगा दोबारा वो हमारी कितनी होगी 30 होगी, है ना, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऊपर गया और ऊपर जाके वो दोबारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है आपको पता करना है। तो इन ऑब्जर्वेशन से दोस्तों हमें दो चीजें पता चल गई है। क्या पता चल गई है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u कितनी होगा, u हमारा कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे। अब u तो हमारा 30 मीटर पर सेकंड होगा और v कितना होगा हमारा, ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, ये तो v तो हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम निकाल लेंगे t कि हमारा कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, ठीक है, ऊपर जाके कितना टाइम लगा इसे स्पीड को जीरो होने में, ठीक है, ये लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जीरो होगी, u की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30 मीटर पर सेकंड होगी, सिंपल। अब यहाँ पे दोस्तों कैच क्या है यहाँ पे कि हमारा a और t दे रखा है। a तो आपको पता है कि आप g लिख लोगे एक की जगह, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखोगे आप, जो कि यहाँ पे मेंशन है 10 मीटर पर सेकंड। बट क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ये नीचे वाले डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये बहुत लोग गलती करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करोगे आप तो आपका जो टी निकल के आएगा, आपको जो टाइम निकल के आएगा वो आपका 3 सेकंड आएगा, ठीक है, कि 3 सेकंड इसने लिए ऊपर जाने में, 3 सेकंड इसने लिए, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम आ चुका है, ठीक है, और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसे यूज करके आप जो ये वाला क्या बोलते हैं क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते थे। जो बेसिकली s होगा आपका, ये इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, h लिख दोगे, क्योंकि बेसिकली हाइट ही है, ये लेंथ ही है, ठीक है। उसमें u आपको पता ही है, u हमारा कितना है 30 होगा, ठीक है, 30 इंटू 3 कर दोगे आप, जो हमारा अभी जो टाइम निकला है, ठीक है, ये जो टाइम निकला, और अगेन जो हाफ 80 स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर की जगह हमारा GT स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है। अब अगेन ग्रेविटी हमारी नीचे एक्ट करेगी, इसलिए जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस हाफ यहाँ पे कर देना 80 स्क्वायर, 80 हमारा a हमारा कितना है 10 है और t स्क्वायर यानी कि 3 3 9, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो जो हमारा h आएगा वो हमारा 45 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, थोड़ा सा ट्रिकी था बिल्कुल, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से थे उनके लिए ये टफ क्वेश्चन था बिल्कुल, बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से थे वो कर सकते थे। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन्हें यूज करके ये सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस PM1 पार्टिकल, की PM1 पार्टिकल बेसिकली हमारा होता क्या है ये पूछा इसने। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर मोर देन 10 माइक्रॉन्स, बी कह रहा है दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय द नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सी कह रहा है दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा PM1 पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनका जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोन से भी कम होता है, बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग आयनिक कंपोनेंट्स बिकॉज व्हाई। तो इसमें रीजन पूछा है इसने कि वाटर हमारा अच्छा सॉल्वेंट क्यों होता है, कोई भी आयनिक सॉल्वेंट हमें अगर मिलाना हो पानी के अंदर तो तुरंत क्यों घुल जाता है, जैसे नमक हो गया, इस टाइप की चीजें हम मिलाते हैं तो हमें मिलाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप क्यों घुल जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इट हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, बी कह रहा हमारा इट हैज नो कलर, सी कह रहा हमारा इट हैज हाई डाइपोल मूवमेंट, और डी कह रहा हमारा इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको आपको ना भी पता हो तो इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के आप कर सकते थे सॉल्व। देखो स्पेसिफिक हीट का तो कोई लेना देना है नहीं, अगर आपने पढ़ रखा हो तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होती है आपको लोगों को पता होगा, क्लास 9 के एनसीईआरटी में दे रखा है। कलर का कोई लेना देना है नहीं घुलने से, ठीक है। और डी हमारा क्या कह रहा है, हाई बॉलिंग पॉइंट, बॉलिंग पॉइंट का भी कोई लेना देना डायरेक्ट है नहीं, बट यहाँ पे देख सकते हो हाई डाइपोल मूवमेंट है, जिसने ना भी पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत कर सकता था कि भैया डाइपोल मूवमेंट कुछ है टेक्निकल चीज जो बता रहा है, ठीक है। तो हाई डाइपोल मूवमेंट दोस्तों जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसकी वजह से हमारा जो है पानी वगैरह जो होता है तुरंत घुल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगला कह रहा है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। तो देखो दोस्तों सबसे लार्जेस्ट एनर्जी हमारी किसके पास होती है, गामा रेस के पास होती है, ठीक है। गामा के बाद हमारा क्या आता है, एक्स रे आते हैं, ठीक है, एक्स रे। उसके बाद हमारा क्या आता है, यू आता है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस। उसके बाद क्या आता है हमारा वी आता है यानी कि हमारा विजिबल रेस। और उसके बाद क्या आता है हमारा इंफ्रारेड, और उसके बाद क्या आता है माइक्रो, और उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये आपको याद करना चाहिए, ये शायद एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, मैंने लगाना भूल गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो एक्सरे होती है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एक्सरे की जगह यहाँ पे गामा रेज दे रखा होता तो गामा रेज होता, क्योंकि एक्सरे से भी पावरफुल हमारा क्या होता है, गामा रेज होता है। तो क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सरे जो होता है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे जो सीरीज है वो लाइन से दे रखी है, सबसे पहले गामा, फिर एक्सरे, फिर उससे कम पावरफुल यूवी, फिर उससे कम पावरफुल विजिबल, ऐसे ऐसे करके फिर रेडियो वेव्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा भाई, इसने ग्लास से रिलेटेड पूछ लिया क्वेश्चन ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, की ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से मेन इंग्रेडिएंट है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। इसका डायरेक्ट सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। बाकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये सिलिका और बोरेक्स जो होता है, यहाँ से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते थे कि जो बोरेक्स होता है ये हमारा यूज होता है ग्लास में, और जो सिलिका होता है ये भी यूज होता है। तो ये वाला आप कर सकते थे, अगर ना भी आपने किया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस में से क्या यूज होता है, ये भी हमारा एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। सेरियम ऑक्साइड जो होता है ये हमारा यूज होता है अल्ट्रावायलेट कोटिंग के लिए, जो प्रोटेक्टिव ग्लास होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग क्या रखा है इसमें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। यहाँ पे पिगमेंट ऑफ पेंट और यहाँ पे एग्जांपल है। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मतलब यूपीएससी ने पता नहीं कहां से उठा के पूछ लिया। ये वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें ए का जो होगा, ए का हमारा 1 होगा। चौक, नेचुरल पिगमेंट हमारी चौक के पास होती है। जो हमारा सिंथेटिक पिगमेंट होता है वो हमारा रेड लेड के पास होती है, और जो रिएक्टिव पिगमेंट होता है वो हमारा व्हाइट लेड के पास होती है, और जो इनर्ट पिगमेंट होता है वो हमारा डी टाइटेनियम ऑक्साइड के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका सोर्स भी हमें एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे एलिमेंट्स और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत डीप में यूपीएससी घुसा है इस बार केमिस्ट्री में। यहाँ पे जैसे एटॉमिक नंबर भी पूछा था उसने, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी पूछ ली थी, और यहाँ पे देख सकते हो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। ये मतलब काफी ज्यादा हाई पूछ लिया इसने। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो बोरॉन होता है दोस्तों हमारा, बोरॉन के पास हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास हमारे 3 होते हैं। ऑक्सीजन का आप सबको पता है, ऑक्सीजन के पास हमारा 2 होता है। और जो नियॉन होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा नोबल गैस है ये, ठीक है। तो नोबल गैस है तो इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा भरा रहता है, तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन और नियॉन का पता होता तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते थे, क्योंकि सी का आप 2 करते और डी का 1 करते तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है। इस तरह से भी आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दोस्तों जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड था क्वेश्चन ये। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। डायरेक्ट सोर्स मेरे को एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होते हैं जो कि साइंस के अंदर पूछे हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो हमारे 15 क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली ऐसे थे जो हमारे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से थे, ठीक है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमारे बाहर से पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम दूसरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी या फिर हिस्ट्री उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।